हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द हवा महल, ऑल्सो नोन एज द पैलेस ऑफ द विंड्स, इज लोकेटेड इन विच सिटी? हवा महल किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं, जयपुर, उदयपुर, ग्वालियर या फिर लखनऊ। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर्स संबंधित या स्ट्रेटजी के संबंधित, तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच कंट्री वॉन 2023 UEFA नेशंस लीग टाइटल? 2023 UEFA नेशंस लीग खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा स्पेन। आपको जानना चाहिए 2023 UEFA नेशंस लीग फाइनल्स, तो ये फाइनल टूर्नामेंट रहा 2022-23 एडिशन ऑफ द UEFA नेशंस लीग का, और ये नीदरलैंड्स में खेला गया। आपको बता दें, जो UEFA है इसमें जो 55 मेंबर एसोसिएशंस हैं, तो उनकी जो मेंस नेशनल टीम्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो नीदरलैंड्स में ये फाइनल खेला गया है। और अगर हम इसकी बात करें इस सीज़न की, तो होस्ट नीदरलैंड्स रहा, जैसा मैंने आपको बताया। विनर स्पेन रहा, फर्स्ट टाइटल इसने अपना जीता है, और रनर अप क्रोएशिया रहा। तो फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। देखिए, पिछले 1-2 महीने में फुटबॉल के हमने कई सारे खिताब देखे हैं जो अलग अलग क्लब्स ने जीते या कंट्रीज़ ने जीते, और ये सभी आपके हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इनको एक अलग से आप नोट बना लीजिएगा, जो भी आप वन लाइनर बनाते हैं उसमें अलग से लिख लीजिएगा एक जगह, ये फुटबॉल के 4-5 टूर्नामेंट जो हुए हैं पिछले 1-2 महीने में, ताकि इनमें कन्फ्यूजन ना रहे आपको। Which awards were conferred on Major General Smita Devrani and Brigadier Amita Devrani for the years 2022 and 2023 respectively? मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को क्रमशः वर्ष 2022 और 2023 के लिए कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो कि आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं, इन्होंने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 2022 और 2023 के लिए। तो 2022 के लिए दिया गया है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस मेजर जनरल स्मिता देवरानी को, और 2023 के लिए दिया गया है ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर्स सदर्न कमांड ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को। आपको बता दें, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इनकी स्थापना 1973 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा की गई थी। जो भी नर्सेज हैं, जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं, तो सोसाइटी में जो उनकी सर्विस है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। और इस बार जो ये अवार्ड दी गई है 2022-23 के लिए, ये देवरानी सिस्टर्स को दी गए हैं, क्योंकि पिछले 4 दशक से ये अपनी जो है इस फील्ड में अपनी सर्विस देती आई हैं, कंट्रीब्यूशन देते आई हैं। When is the United Nations Public Service Day celebrated? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, जून 23। देखिए, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ये 23 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता दें, 20 दिसंबर 2002 को जनरल असेंबली ने 23 जून को पब्लिक सर्विस डे डेजिग्नेट किया था। आपको जानना चाहिए कि इस मौके पर
यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे के मौके पर जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड्स भी जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिन्होंने पब्लिक सर्विस में एक अहम रोल अदा किया है, उन सभी को ये अवार्ड दिया जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि ये दिन एक और कारण से मनाया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इसी दिन कन्वेंशन ऑन लेबर रिलेशंस पब्लिक सर्विस 1978 को एडॉप्ट किया था, तो इसकी एनिवर्सरी भी 23 जून को होती है। बाकी आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड पब्लिक सेक्टर रिपोर्ट ये जारी की जाती है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा, UN DESA। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल विडोज डे 2023? 23 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, इनविजिबल विमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स। आपको जानना चाहिए कि हर साल 23 जून को इंटरनेशनल विडोज़ डे मनाया जाता है 2011 से ही, ताकि जो विडोज़ हैं उनकी ओर भी ध्यान आकर्षित हो सके, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। 2023 में थीम है इनविजिबल विमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल विडोज़ डे है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था लुम्बा फाउंडेशन के द्वारा, ताकि जो ये विडोहुड है इसके बारे में अवेयरनेस पैदा की जा सके। देखो, मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। मेरी एक चाची हैं, तो वो जो है टीचर हैं, क्योंकि मेरे जो चाचा है वो एक्सपायर हो गए थे शादी के कुछ साल बाद ही। तब मेरे जो कज़न है एक, मतलब जो मेरी चाची के बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो लड़का शायद उस वक्त 5 साल का रहा होगा और लड़की 8 साल की। तो अब तो वे बड़े हो गए हैं। तो जब मेरे चाचा एक्सपायर हो गए तो मेरी चाची जो है मतलब बेसिक एजुकेशन उनके पास थी, है ना, BA कर रखी थी, तो मतलब पढ़ी लिखी है। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, टीचिंग करना स्टार्ट किया क्योंकि उनको पता था कि वो पढ़ा सकती हैं। क्योंकि अब देखिए, पैसा तो हाथ में चाहिए जीवन आगे चलाने के लिए। हमने भी सपोर्ट किया, मेरे पापा ने भी सपोर्ट किया, हमारे बाबा जी थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, लेकिन अपने आप भी तो जो है चाहिए होता है ना अपने हाथ में पैसा। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, आज की स्थिति क्या है? आज दोनों बच्चे जो हैं कामयाब हैं, है ना, अच्छी खासी शादी उनकी हो चुकी है, कामयाब है दोनों। तो ये चीज़ मैं तब समझा, जब भी मेरे सामने ये वीडियो शब्द आता है ना, तो मेरे माइंड में यही चीज़ आती है कि अगर मेरी जो चाची है वो पढ़ी लिखी ना होती, है ना, या फिर उन्हें ये ना पता होता कि हाँ उनके अंदर ये स्किल है कि वो पढ़ा सकती हैं, ठीक है, तो कितनी कठिनाइयाँ उनके सामने आती, क्या वो शिक्षा अपने बच्चों को दे पाती या नहीं दे पाती, है ना। तो ये सोचने वाली बात है। तो इससे पता चलता है जितना एजुकेशन एक मेल के लिए ज़रूरी है, उतना ही एक फ़ीमेल के लिए भी ज़रूरी है, और जितना काम मेल के लिए ज़रूरी है, अर्निंग, उतना ही फीमेल के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि कब कैसी स्थिति आ जाए, जैसी ये स्थिति आ गई थी कि चाचा मेरे एक्सपायर हो गए, चाची हमारी विडो हो गई, है ना, तो इस तरह की स्थिति जो है खुदा ना खास्ता किसी के सामने आई, लेकिन अगर आती है, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं चलता, कम से कम आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत तो ना पड़े, है ना। इतना तो जो है महिला पढ़ी लिखी होनी चाहिए और उसे अपने स्किल का भी पता होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ सबको गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ गवर्नमेंट जॉब सब के पास होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। कई तरीके हैं, आपके पास स्किल जो है होने चाहिए, है ना, एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आपके पास स्किल, आजकल तो जब से डिजिटल वर्ल्ड जो है चल रहा है, हर चीज़ डिजिटल एजुकेशन चल रही है, अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग भी आती है और आपने 3 अलग अलग जगह से काम पकड़ लिया, तो एक PO से ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। कई लोग घर बैठे कमा भी रहे हैं, ठीक है, 7-8 घंटे का काम करते हैं पूरे दिन में घर बैठे, और कई हज़ार लाखों तक में जो है उनकी सैलरी चली जाती है मंथली। और कुछ तो प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करते हैं, एक दिन में ही 5,000 कमा लिए, एक दिन में ही 10,000 कमा लिए, इस तरह से कार्य चलता है। तो स्किल होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप जो है उन स्किल का यूज़ कर सकें और अर्न कर सकें, ठीक है, कम से कम किसी के हाथ में आगे हाथ फैलाने की नीड ना पड़े। तो ये बात मेरे दिमाग में हमेशा आती है जब भी ये विडो शब्द आता है, कि अगर जो है मेरी चाची पढ़ी लिखी ना होती या फिर वो पढ़ाना ना शुरू करती तो कितनी दिक्कत आती, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है एक लेडी का, उसके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड म्यूज़िक डे? 2023 विश्व संगीत दिवस जो कि 21 जून को मनाया गया, इसका विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है,
म्यूज़िक ऑन द इंटरसेक्शंस। देखिए वर्ल्ड म्यूज़िक डे ये एक एनुअल इवेंट है जो 21 जून को मनाया जाता है और आपको जानना चाहिए कि इसे फेटेड ही ला म्यूज़िक भी बोलते हैं क्योंकि इसका ओरिजिन फ्रांस से है और 2023 में इसका थीम रहा है म्यूज़िक ऑन द इंटरसेक्शंस। इट हाईलाइट्स द इमेंस इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूज़िक इन यूनिफाइंग कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स। विच ऑथर हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज। किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है सलमान रश्दी। तो देखिए जाने माने राइटर सलमान रश्दी, इनको 2023 पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से सम्मानित किया गया है। किस लिए? फॉर हिज इनडोमिटेबल स्पिरिट, फॉर हिज अफर्मेशन ऑफ लाइफ एंड फॉर इनरिचिंग आवर वर्ल्ड विद हिज लव ऑफ स्टोरी टेलिंग। देखिए यहाँ पर लिखा है शब्द इनडोमिटेबल स्पिरिट, ठीक है। अब ये जो इनडोमिटेबल है ना, ये आपको कई बार न्यूज़पेपर में तो मिलता ही रहता है और आपको जो है अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो इंग्लिश के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जो पैराग्राफ आते हैं उसमें मिल जाएगा या सिनोनिम एंटोनिम में मिल जाएगा। इंडोमिटेबल का मतलब होता है हार ना मानने वाला, है ना। तो इनडोमिटेबल स्पिरिट मतलब हार ना मानने वाला या झुकने ना वाली स्पिरिट, उसके बारे में बात की गई है। तो रश्दी को ये अवार्ड मिलेगा 22 अक्टूबर 2023 को फ्रैंकफर्ट में। और हाल ही में हमने देखा था कि अरुंधति रॉय को 55th यूरोपियन ऐसे प्राइज़ फॉर आज़ादी ये दिया गया, हमने ये देखा था ना। अब ये भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आ गया, है ना। अब मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी आपको सलमान रश्दी दिखे या फिर अरुंधति रॉय दिखे, रस्किन बॉन्ड दिखे, इनकी कोई बुक लॉन्च हुई है तो श्योर शॉट है कि वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और इस तरह के जो अवार्ड्स मिलते हैं इन राइटर्स को, तो इनको भी आप एक वन लाइनर में लिख सकते हैं। Who has become the first male footballer to play 200 international matches? 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए पुर्तगाली कैप्टन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये फर्स्ट मेंस फुटबॉलर बने हैं जिन्होंने 200 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। तो हाल ही में यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफायर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है अपने देश की ओर से। और आपको जाना चाहिए रोनाल्डो ने 2003 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू अपना किया था। 38 साल के हैं ये और लीडिंग स्कोरर हैं मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल में 122 गोल्स के साथ। अल नसर के लिए खेलते हैं, इस क्लब के लिए खेलते हैं और इकलौते मैन हैं हिस्ट्री में जिन्होंने 5 डिफरेंट यूरोपियन चैंपियनशिप टूर्नामेंट्स खेले हैं। और 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ कतर में, इसी के साथ ये फर्स्ट मेल फुटबॉल प्लेयर भी बने जिन्होंने 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो है मैचेस इन्होंने खेले हैं देश की ओर से, ठीक है। मेंस में तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो यह अमेरिकन सॉकर प्लेयर क्रिस्टियन ग्लिली, इन्होंने 254 मैच खेले अपने देश के लिए। According to a nationwide analysis conducted by Action Aid Association, which state tops the country in monitoring lakes and water bodies. Action Aid Association द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी विश्लेषण के अनुसार कौन सा राज्य झीलों और जल निकायों की निगरानी में देश में शीर्ष पर है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। देखिए एक्शन एड एसोसिएशन, इसके द्वारा एक नेशन वाइड एनालिसिस कंडक्ट किया गया है। ये जो रहा है, जो वाटर क्वालिटी है लेक्स में या फिर जो पॉन्ड्स वगैरह हैं उनसे संबंधित है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि हम लेक्स और वाटर बॉडीज़ इनकी मॉनिटरिंग की बात करें, इनके रखरखाव की बात करें तो कर्नाटक टॉप पर है। और यदि हम वाटर क्वालिटी का डेटा अपडेट करने संबंधित बात करें तो तेलंगाना इसमें टॉप पर है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कर्नाटक और तेलंगाना इन्होंने क्रमशः 172 और 160 लेक्स को मॉनिटर किया है। और जो टोटल लेक्स हैं जिनको मॉनिटर किया जा रहा है 28 स्टेट्स में 562, उनका 59% तो केवल ये 2 राज्य ही मॉनिटर कर रहे हैं। ये बताया गया है कि तेलंगाना इकलौता स्टेट है जहाँ पर मोस्ट अपडेटेड लेक वाटर क्वालिटी डेटा है। यानी कि जब ये किसी लेक का जो है सैंपल लेता है तो 30 दिन के भीतर उसकी जो भी रिपोर्ट है उसको अपनी साइट पर डाल देता है, अपनी जो पोल्यूशन कंट्रोल साइट है उस पर डाल देता है। तो उसमें तेलंगाना पहले नंबर पर है। अच्छा, कंट्री का जो वर्स्ट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या फिर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, ये दिल्ली में है और गुजरात में है, ठीक है। इनकी बिल्कुल जंक है ये, ठीक है। और डेटा भी इनके यहाँ 10 साल पुराना पड़ा है इनकी वेबसाइट पर। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र, पंजाब, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा नगर हवेली, उड़ीसा, चंडीगढ़, इनके पास डेटा ही नहीं है। और इनसे भी आगे हैं लक्षद्वीप, लद्दाख और मणिपुर, जिनकी अपनी कोई वेबसाइट ही नहीं है पोल्यूशन से संबंधित। According to the Reuters,
Institute Digital News Report 2023. What is India's rank in terms of overall trust in the news among 46 countries? Reuters Institute डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार 46 देशों के बीच समाचारों पर समग्र विश्वास के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है 24। तो यहाँ पर जो न्यूज़ आती है उन पर कितना ट्रस्ट करती है जनता, उसके बारे में ये रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 एक्चुअली ये मैंने जानबूझ के लगाया है, जो ये वाला सामने है, जिन्होंने देखा होगा वो समझ गए होंगे। ये जो पिक्चर है, ठीक है, पीछे बिपरजॉय आ रहा है, जो साइक्लोन आया अभी, तूफान। देखिए, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो ओवरऑल कंजम्पशन एंड शेयरिंग ऑफ न्यूज़ है भारत में, ये डिक्लाइन देखने के लिए मिला है अगर हम 2022 से इसको कंपेयर करते हैं। तो ये रिपोर्ट जो जारी की गई है, इसका 12th एडिशन है और इसको रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के साथ मिलकर तैयार किया है। इसमें न्यूज़ कंजप्शन हैबिट्स को सर्वे किया गया है अक्रॉस 46 मार्केट्स या 46 कंट्रीज़ आप कह सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो भारत में जो ओवरऑल ट्रस्ट है न्यूज़ पर, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है 3% का, ठीक है। और इंडिया की रैंक 24th है अमंग 46 कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ट्रस्ट इन न्यूज़। फिनलैंड यहाँ पर टॉप पर रहा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ ओवरऑल ट्रस्ट इन न्यूज़ यहाँ पर रहा 69%, जबकि ग्रीस का लोवेस्ट लेवल्स ऑफ ट्रस्ट रहा है ग्लोबली 19%। अगर हम बात करें इंडिविजुअल न्यूज़ ब्रांड्स की, तो जैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं हमारे यहाँ, डीडी इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी न्यूज़, इनका हाई लेवल्स ऑफ ट्रस्ट रहा है, इन पर काफ़ी ट्रस्ट दिखाया गया है। और अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया गया है, यहाँ पर जो कंटेंट रहता है। और जो वीडियो बेस्ड कंटेंट है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, ये भी काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट बन रहे हैं न्यूज़ की दृष्टि से। विच कंट्री होस्टेड द 91st एनुअल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स? किस देश ने बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की 91वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है स्वीडन। देखिए, NHPC लिमिटेड जो कि इंडिया की लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स ICOLD 2023 के 91st एनुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, जो कि गोथेनबर्ग स्वीडन में हुई है 11 से 15 जून के बीच में। NHPC की बात करते हैं, CMD राजीव कुमार बिश्नोई हैं, हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद हरियाणा में है। Which department of the Indian government signed an MOU with Adecco India Private Limited to create employment opportunities for ex-servicemen? भारत सरकार के किस विभाग ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एडेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। देखिए, डायरेक्टरी जनरल रीसेटलमेंट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, इसने एक MOU साइन किया है स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर एडेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ न्यू दिल्ली में। तो मकसद क्या रहेगा, जो भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको अलग अलग सेक्टर्स में जॉब प्रोवाइड कराई जाए, जैसे IT, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, टेलीकॉम, एरोस्पेस एंड डिफेंस, फैसिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, डिजिटल असेसमेंट सर्विसेज, पावर एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल एंड एग्रो, इन सभी सेक्टर्स में इनको जॉब प्रोवाइड कराई जाए जो एक्स सर्विसमैन है। Which agency has entered into a collaborative partnership with Deen Dayal Antyodaya योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन टू एम्पावर वीमेन? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस एजेंसी ने दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीवन मिशन के साथ सहयोगात्मक साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है UNDP। देखिए, आपको जाना चाहिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन, इन्होंने एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप में जो है साइन की है ताकि जो विमेन हैं उनको एम्पावर किया जा सके, जो उनकी कैरियर चॉइस है, जो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो जो भी महिलाएं हैं जो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर उनकी जो एंटरप्राइजेज है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली इन इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड पैकेजिंग, तो इस सेक्टर में जो भी महिलाएं हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे दोनों मिलकर। Which agency has built the Solar Ultraviolet Imaging Telescope? सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है IUCEA पुणे। देखिए, हाल ही में सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप
जो कि एक यूनिक स्पेस टेलीस्कोप है जिसको पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा डेवलप किया गया है। ये हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को डिलीवर किया गया है। आपको बता दें ये आदित्य L1 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहने वाला है, पेलोड रहने वाला है। और ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये फुल डिस्क इमेज प्रोवाइड कराता है सन की 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेंज में, जो कि अब तक कभी ऑब्टेन नहीं की जा सकी। एंड इट विल अलाउ अस टू रिकॉर्ड इमेजेस इन दिस वेवलेंथ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द ओजोन एंड ऑक्सीजन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। इट विल ऑल्सो मेजर द UV रेडिएशन हैजार्डस फॉर स्किन कैंसर। अच्छा, जब पुणे की बात कर रहे हैं तो पुणे के बारे में भी जान लीजिए। अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, द G20 4th एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग पुणे में हुई है। With whom has Indigo Airlines signed a deal to buy 500 A320 aircraft? Indigo Airline ने किसके साथ 500 A320 विमान खरीदने का सौदा किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, एयरबस। देखिए, इंडिगो जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है, इसने हाल ही में एयरबस के साथ एक सौदा किया है जिसके तहत एयरबस से ये 500 A320 फैमिली प्लेन्स जो है बाय करेगा। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एवर सिंगल ट्रांच एयरक्राफ्ट एक्विजिशन है। सबसे बड़ी डील है ये एयर मार्केट की। ये परचेस एग्रीमेंट साइन किया गया किन की उपस्थिति में? जो इंडिगो के प्रोमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राहुल भाटिया, जो इसके चेयरमैन हैं वेंकट रमन समंद्रन, और जो CEO हैं पीटर एल्बर्ट्स, इनकी उपस्थिति में। साथ ही CEO ऑफ एयरबस गुलाम फौरी। Which is the most valuable listed private company in India according to Hurun India Report 2022? हुरून इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध निजी कंपनी कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, हुरून इंडिया की 2022 बुरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट जारी की गई है और इसमें मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसकी मार्केट वैल्यू 16.4 लाख करोड़ रुपए की है, इसको टॉप जो है प्राइवेट कंपनी बताया गया है भारत में। दूसरे नंबर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS है, तीसरे पर HDFC बैंक है। साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके संचालक आधार पूनावाला हैं और कोविड-19 वैक्सीन के लिए काफ़ी जाना गया, इसको इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी बताया गया है, जिसकी वैल्यूएशन 1.92 लाख करोड़ रुपए की है। ये लिस्ट जो है बुरगंडी प्राइवेट, एक्सिस बैंक की जो प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस और हुरून इंडिया द्वारा इसको जारी किया गया है। और टॉप 500 इंडियन कंपनीज जो है वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर रखी गई हैं। पीरियड लिया गया है 30 अक्टूबर 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक का। तो ये 500 मोस्ट वैल्यूएबल नॉन स्टेट ओन कंपनीज इन इंडिया हैं, जिनको वैल्यू के हिसाब से या फिर उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रखा गया है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि जो टोटल वैल्यू है 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की, इनकी जो टोटल वैल्यू है वो उसमें गिरावट देखने के लिए मिली है 6.4% से। और जो टोटल वैल्यू ऑफ टॉप 10 कंपनीज हैं ये अनचेंज रही है, इसमें कोई भी गिरावट या बढ़ोतरी देखने के लिए नहीं मिली है। ये रही है 71.5 लाख करोड़ रुपीज़ की, यानी कि इंडिया की GDP की 37% एंड 31% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ 2022 बुरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500। बिगेस्ट गेनर कौन रही? HDFC बैंक, ITC एंड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और इसमें भी बताया गया है कि जो डोमिनेट किन कंपनीज ने किया है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज की यहाँ पर 72 कंपनीज रही और हेल्थ केयर की यहाँ पर 60 कंपनीज रही हैं। तो इनका ज़्यादा बोलबाला रहा है इस रिपोर्ट में, इस सेक्टर से संबंधित कंपनीज हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप टॉप 5 कंपनीज, रिलायंस पहले पर है, फिर TCS, फिर HDFC, फिर ICICI और फिर ITC। और टॉप 5 अगर हम अनलिस्टेड कंपनी की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट, फिर नेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फिर बायजूस, ड्रीम 11 एंड रेजरपे। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस की अब हम बात कर लेते हैं। हु एज्यूम्ड चार्ज एज CEO ऑफ UIDAI? अमित अग्रवाल। गीता प्रेस conferred the Gandhi Peace Prize. In which year was this publication established? 1923. Prime Minister Narendra Modi began a 5-day visit to United States and which other country? Egypt. The UN General Assembly passed a resolution in which year to adopt the International Day of Yoga? 2014. The World Bank launched its first dedicated road safety project in South Asia with a $358 million financing agreement signed with which country? बांग्लादेश। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज इंडियाज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स?
Which state decided to skip its annual रथ यात्रा called कांगचिंगबा owing to unrest? unrest की वजह से, मतलब इस राज्य में काफ़ी आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, वायलेंस चल रहा है, तो उसकी वजह से किसने अपनी जो एनुअल रथ यात्रा होती है कांगचिंगपा, इसको स्किप कर दिया इस बार। द एकनाथ शिंदे लेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रीनेम विच सिटी एज अहिल्यानगर? In what year did the US most recently withdraw from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization यानी कि यूनेस्को, and now it intends to rejoin it? तो यूनेस्को से किस वर्ष बाहर हुआ था यूएस, अब ये चाहता है इसमें दोबारा आना। While the global celebration of International Day of Yoga was led by PM Narendra Modi at the UN headquarters in New York, USA, the national celebration of International Day of Yoga was led by which person in Jabalpur on 21st June 2023? तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो UN हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहाँ पर नेतृत्व किया, लेकिन हमारे देश में किसने नेतृत्व किया? जबलपुर में, इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का। ये आपको 5th क्वेश्चन में बताना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कोशिश कीजिएगा कि आंसर दें इस क्वेश्चन का, ठीक है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।